पाकिस्तान टूर ऑफ इंग्लैंड, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, 3 टेस्ट मैचेस सीरीज इन इंग्लैंड। फर्स्ट टेस्ट इन लीड्स। जो रूट ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया लीड्स के इस ग्राउंड में, और जो रूट का ये फैसला इंतहाई बेहतरीन साबित हुआ। जबकि पाकिस्तान की जानब से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए पहले टेस्ट में बाबर आजम मौजूद नहीं थे, क्योंकि वो इंजरी का शिकार हो गए थे। उनकी जगह पर खेल रहे थे सलमान अली आगा और कैप्टनसी कर रहे थे। जबकि ओवरऑल देखा जाए तो इस मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। ये टेस्ट मैच था तो 5 दिन का, लेकिन ये 3 दिन मुकम्मल भी ना चल पाया। अगर देखा जाए तो इन 3 दिन में कम अज़ कम 3 सेशन बारिश होती रही। इसके बावजूद पाकिस्तान की टीम इस टेस्ट में दोनों इनिंगों को मिलाकर 100 ओवर भी ना खेल पाई। जबकि अगर देखा जाए तो जो रूट ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बैटिंग की दावत दी, तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप एक दफ़ा फिर इंग्लैंड के खिलाफ रेत की दीवार साबित हुई। पाकिस्तान ने महज 48.1 ओवर में 171 रन पर अपने आप को पवेलियन जाना पसंद किया। यूं अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जानब से अजान अवैस और इमामुल हक ओपनिंग के लिए आए, लेकिन पाकिस्तान की ओपनिंग पार्टनरशिप महज एक बॉल तक ही महदूद रही। यानी कि अजान अवैस महज पहली बॉल पर ऑलिवर रॉबर्टसन के हाथों LBW आउट होने के बाद पवेलियन जा बैठे। जबकि पाकिस्तान की जानब से इमामुल हक ने 74 बॉलों का सामना किया, महज 42 रन बनाए। शान मसूद उन्होंने 20 बॉलों का सामना करते हुए महज 5 रन बनाए। उनके बाद अगर बात की जाए अब्दुल्ला शफीक की, उन्होंने 104 बॉलों का सामना किया और 61 रन बनाए। इनके बाद अगर बात की जाए पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन साउथ शकील ने 25 बॉलों का सामना किया और 5 रन बनाए। उनके बाद अगर बात की जाए पाकिस्तान के कप्तान इस टेस्ट के सलमान अली आगा की, उन्होंने 29 बॉलों का सामना किया और महज 21 रन बनाए। के बाद अगर बात की जाए मोहम्मद रिजवान, जो कि पाकिस्तान की जानब से विकेट कीपर है और जाने माने नाम है, जानी मानी हस्ती है, उन्होंने 19 बॉलों का सामना किया और 12 रन बनाए। के बाद अगर बात की जाए अली उस्मान, जो कि पाकिस्तान की जानब से इस टेस्ट में एज ऑलराउंडर खेल रहे थे और साथ वो जो है ना ऑफ स्पिन बॉलर भी हैं, उन्होंने महज पहली बॉल ही खेली और उसके ऊपर आउट हो गए। उनके बाद अगर बात की जाए खुरम शहजाद की, उन्होंने 12 बॉलों में 14 रन किए और मोहम्मद अब्बास 5 बॉलों में 2 रन बना पाए। मोहम्मद अली नॉट आउट रहे, कोई भी बॉल खेले बगैर। जबकि अगर देखा जाए तो इंग्लैंड ने पाकिस्तान की टीम को महज 48.1 ओवर में पवेलियन वापस भेज दिया। यूं पाकिस्तान की टीम 171 पर ऑल आउट हो गई। जबकि अगर देखा जाए तो इंग्लैंड ने अपनी जानब से 9 रन एक्स्ट्रा भी दिए, 4 22 के और 4 लेग बाइज के और 1 नो बॉल की सूरत में। यूं अगर देखा जाए तो इंग्लैंड की जानब से ऑलिवर रॉबर्टसन और जॉश टंग्स ने 5-5 विकेटें हासिल की और इंग्लैंड में ये पहली दफा हुआ है कि किसी भी टीम के खिलाफ इंग्लैंड के महज 2 बॉलरों ने 5-5 विकेटें ली हों। जबकि अगर देखा जाए तो इस परफॉर्मेंस के बाद इंग्लैंड यानी कि ICC ने बॉल को सेंटर में से काटकर दोनों बॉलरों को आधी आधी बॉल थमा दी और बताया कि आप दोनों ने इस इनिंग में बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, इसलिए आपको आधी आधी बॉल दी जाएगी। कहने को तो ये इंतहाई अजीब बात थी, लेकिन इंग्लैंड जो है वो बेहतरीन कदम उठाती है वो अपने क्रिकेटर्स के लिए। जबकि ओवरऑल देखा जाए तो इसके अलावा जोफ्रा आर्चर ने 9 ओवर में 26 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं की। इनके बाद गैस टॉम्पसन ने 12 ओवर में 40 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं की। इसके बाद अगर बात की जाए पाकिस्तान की बैटिंग के हवाले से, तो पाकिस्तान के 155 पर महज 5 आउट थे। उसके बाद पाकिस्तान के बैटर्स के ना आने का पता चला और ना जाने का पता चला। 171 रन तक पाकिस्तान की बैटिंग रेत की दीवार साबित हुई और तो चल में आया वाली बात दोहराई गई। जबकि अगर देखा जाए तो इंग्लैंड ने इस इनिंग के जवाब में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। इंग्लैंड की जानब से बेन डक ने 28 बॉलों का सामना करते हुए 15 रन की इनिंग खेली। जबकि अगर देखा जाए एमलो गए की, उन्होंने 31 बॉलों में 33 रन किए और 7 चौके लगाए। जबकि उनके बाद बात की जाए जॉर्डन कॉक्स की, उन्होंने 73 रन किए इस टेस्ट की इस पहली इनिंग में 100 बॉलों में और 14 बाउंड्रियां यानी कि 14 चौके लगाए। इनके बाद बात की जाए इंग्लैंड के कैप्टन जो रूट की, उन्होंने 112 बॉलों का सामना करते हुए 66 रन की इनिंग खेली। इनकी इनिंग में खूबसूरती ये थी कि इन्होंने ग्राउंड के चारों तरफ 10 चौके लगाए। के बाद बात की जाए हैरी ब्रोक की, उन्होंने 93 बॉलों का सामना किया और 91 रन बनाए और चारों तरफ 13 चौके लगाए। के बाद डॉन लॉरेंस की बात की जाए, उन्होंने 79 बॉलों का सामना किया और 51 रन बनाए और 9 खूबसूरत चौके लगाए। के बाद बात की जाए जिमी स्मिथ की, जो विकेट कीपर है इंग्लैंड के, उन्होंने 52 बॉलों का सामना किया, 25 रन बनाए और 2 खूबसूरत चौके लगाए। गैस अटेम्प्शन 15 बॉलों का सामना करते हुए 3 रन बनाकर आउट हुए। उनके बाद बात की जाए ऑलिवर रॉबिन्सन, वो पहली बॉल पर आउट हुए। जोफ्रा आर्चर 25 बॉलों का सामना करते हुए 23 रन बनाकर नॉट आउट रहे, ग्रीज पर मौजूद रहे, इन्होंने 2 चौके और 1 छक्का लगाया। जबकि जोश टंग 10 बॉल में 8 रन बनाकर आउट हुए, इन्होंने भी 2 चौके लगाए। जबकि ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान की जानब से 21 रन एक्स्ट्रा दिए गए, 22 की मद में 4, लेग बाइज की मद में 10 और 9 बॉल की सूरत में 7 रन दिए गए पाकिस्तान की जानब से। सो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी बॉलर्स ने किस कदर कुशादा दिल और खुले दिल के साथ बॉलिंग की और हर तरह से उनको मदद फराहम की इंग्लैंड के बैट्समैनों को। और अगर देखा जाए तो मोहम्मद अब्बास ने 25 ओवर में 5 ओवर मेडन फेंक के 78 रन दिए और 1 विकेट हासिल की, 3.10 की औसत से रन दिए। जबकि खुरम शहजाद ने 21.5 ओवर में 1 ओवर मेडन फेंक का 133 रन दिए और 3 विकेट हासिल की और 6.10 की औसत से रन दिए। इनके बाद बात की जाए मोहम्मद अली की, उन्होंने 19 ओवर किए और 2 ओवर मेडन फेंक के 99 यानी कि 1 कम 90 रन दिए और 1 विकेट हासिल की, इन्होंने 4.70 की औसत से रन दिए। जबकि अली उस्मान ने 24 ओवर करवाए, 1 ओवर मेडन फेंका और 95 यानी कि 95 रन दिए और 5 विकेट हासिल की और 4 की औसत से रन दिए। यूं अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जानब से जो बॉलिंग लाइनअप थी इंतहाई नकारा, नकमी, नाअहल, ना तजर्बाकार और इंतहाई मायूस कुन बॉलिंग का मुजाहरा किया गया पाकिस्तान की जानब से। जबकि अगर देखा जाए तो कमेंट्री बॉक्स में बैठकर स्टुअर्ट ब्रॉड और नासिर हुसैन यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के पास ना ही बॉलिंग है ना ही बैटिंग है, और अगर बात करें तो फील्डिंग भी गिनी चुनी है, क्योंकि उसमें भी पाकिस्तान की जानब से काफी ज्यादा गलतियां की गई, बहुत ज्यादा कैचेस भी ड्रॉप किए गए, वो भी पाकिस्तान के कैप्टन यानी कि सलमान अली आगा साहब ने किए। जबकि देखा जाए तो स्टुअर्ट ब्रॉड और नासिर हुसैन ये भी कहते हुए नजर आए कि पाकिस्तान के पास जो बैटर्स हैं वो ना तो फास्ट बॉलिंग खेल सकते हैं यानी कि 140 से अबव वाली बॉलिंग खेल सकते हैं और ना ही मीडियम फास्ट बॉलिंग खेल सकते हैं और ना ही आउट स्विंग और
इन स्विंग खेल सकते हैं। अलबत्ता पाकिस्तान के बैटर्स स्पिनर्स के खिलाफ स्ट्रगल करते हैं, लेकिन उनके सामने भी खुलकर नहीं खेल सकते और उनकी बात ये सच साबित हुई। यूं इंग्लैंड ने 409 रन पर ऑल आउट होने के बाद पाकिस्तान का 171 रन उतारे और मजीद लीड्स के बाद में पाकिस्तान को 236 रन दिए, जो कि पाकिस्तान को करने थे। उसके बाद पाकिस्तान ने टारगेट देना था इंग्लैंड को। लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की टीम इस टेस्ट में ना ही बेहतरीन परफॉर्मेंस कर पाई है और ना ही दूसरे रिपोर्टर्स ना ही क्रिकेटर्स को अपनी तरफ मुतमिन कर पाई है। जबकि देखा जाए तो पाकिस्तान अपनी दूसरी इनिंग में महज 135 रन बना पाई और ऑल आउट हो गई, वो भी 37.3 ओवर्स में पवेलियन जा बैठी। यूं इंग्लैंड ने एक इनिंग और 103 रन से पाकिस्तान को हिस्ट्रिकल शिकस्त दे दी इस लीड्स के ग्राउंड में। अगर देखा जाए तो इंग्लिश मीडिया ये भी कहता हुआ नजर आया, गुज़श्ता 50 वर्षों के बाद इंग्लैंड में जो पाकिस्तान की टीम आई है वो इंतहाई नकम्मी नकारा नाअहल है। ये बहुत ही हल्की टीम है जो इंग्लैंड में भेजी गई है पाकिस्तान की जानब से। जबकि अगर बात की जाए पाकिस्तान के कोचेस हजरात की, माइक हैसन और आकब जवेद की, तो उन्होंने इस दौरे से पहले जाने से पहले इन प्लेयर्स को 90 दिन का प्रैक्टिस सेशन करवाया था और नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान की पूरी टीम 2 इनिंगों में भी 100 ओवर ना खेल पाई इस टेस्ट में। और इस टेस्ट में पाकिस्तान की टीम एक अदद सेशन भी जीत नहीं पाई। जबकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जानब से अजान अवैस ने दूसरी इनिंग में, पहली इनिंग में तो वो 0 पर आउट हुए थे, तो दूसरी इनिंग में उन्होंने थोड़ी सी मुज़ाहमत की, 14 बॉलें खेली और 9 रन बनाए। तो इमामुल हक जिन्होंने पहली इनिंग में 42 रन किए थे, इस इनिंग में उन्होंने सोचा कि मैं पहली इनिंग में बहुत ज्यादा और बेहतरीन परफॉर्मेंस करके जाऊं, तो लिहाजा मैं 0 रन पर आउट होना चाहता हूं। तो वो 5 बॉलों में महज 0 रन बना सके। इन दोनों बैट्समैनों को, ओपनर्स को जोफ्रा आर्चर ने आउट किया। पहले को जोफ्रा आर्चर ने रूट के हाथों कैच पकड़वाया, जबकि दूसरा जिमी स्मिथ यानी कीपर के हाथों कैच देकर बाहर चला गया। जबकि इनके बाद बात की जाए शान मसूद की, उन्होंने 56 बॉलों का सामना करते हुए महज 29 रन बनाए। जबकि इनके बाद बात करें अब्दुल्ला शफीक की, इन्होंने भी पहली इनिंग में 61-62 रन बनाए थे, तो इन्होंने भी जो है ना वो वही किया कि पहली इनिंग में थोड़ा सा स्कोर कर लिया और दूसरी इनिंग में फ्लॉप हो गए। जबकि साउथ शकील पहली इनिंग की तरह दूसरी इनिंग में भी जो है फ्लॉप हुए। पहली इनिंग में उन्होंने 5 रन बनाए और दूसरी इनिंग में 14 रन बनाए। इनके बाद बात करें सलमान अली आगा, पहली इनिंग में 21 और दूसरी इनिंग में इन्होंने 4 रन बनाए और महज 8 बॉलें खेली। जबकि मोहम्मद रिजवान ने पहली इनिंग में कुछ 12-13 रन किए थे और दूसरी इनिंग में इन्होंने 41 रन किए हैं। ये भी इनकी शान के जो है ना वो थोड़ा सा खिलाफ है कि इन्होंने कर लिया, वरना इनके मुताबिक ये स्कोर करें या ना करें, इनका टीम में होना लाजिम है। उनके बाद बात करें उस्मान की, तो उन्होंने 7 रन बनाए। इनके बाद अगर हम बात करते हैं खुरम शदाद की, उन्होंने 8 रन किए और मोहम्मद अब्बास ने 6 रन किए और मोहम्मद अली पहली इनिंग की तरह दूसरी इनिंग में भी नॉट आउट रहे, बिना कोई गेंद खेले। यूं अगर देखा जाए इन 135 रन में भी इंग्लैंड के बॉलर्स ने 2 रन एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, वो भी 22 की सूरत में। यूं इंग्लैंड के बॉलर ने बहुत ही उम्दा तरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया अगेन पाकिस्तान के खिलाफ दूसरी इनिंग में, और पाकिस्तान के बैट्समैनों को तोड़ मड़ोड़ कर रख दिया, फेंक दिया यूं तोड़कर, और बताया कि पाकिस्तान के पास इस वक्त ना ही बैटिंग मौजूद है, ना ही फील्डिंग मौजूद है और ना ही बॉलिंग मौजूद है। पाकिस्तान की टीम इंतहाई थर्ड क्लास टीम है जो इंग्लैंड में आई है, तो लिहाजा इंग्लैंड को हक बनता है कि वो इस टीम के साथ यही हाल करे। जबकि अगर देखा जाए तो इंग्लैंड की जानब से ऑले रॉबिन्सन ने जो पहली इनिंग में 5 विकेट हासिल की थी, तो दूसरी इनिंग में उन्होंने 11 ओवर में 29 रन देकर मजीद 3 विकेट हासिल की। जोफ्रा आर्चर ने 10 ओवर में 50 रन देकर 3 विकेट हासिल की। जबकि गस एटकिंसन ने 8 ओवर में 11 रन देकर 1 विकेट हासिल की। उनके बाद अगर बात की जाए तो डॉन लॉरेंस ने 1 ओवर में कोई रन नहीं दिया, मिडिल ओवर फेंका, जबकि जोश टंग ने 7 ओवर में 43 रन देकर अगेन 3 विकेट हासिल की। यूं अगर देखा जाए तो ऑले रॉबिन्सन और जोश टंग ने इस मैच में 8 विकेट हासिल की। लेकिन इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच जो अवार्ड मिला वो ऑले रॉबिन्सन को मिला, उनको प्लेयर ऑफ द मैच से नवाजा गया। जबकि अगर देखा जाए तो इस मैच में इंग्लैंड की जानब से जो रूट ने बहुत ही बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सचिन तेंदुलकर की 68 जो 50 उनके बराबर अपनी 68 50 का टारगेट रख दिया, यानी कि जो है ना जो रूट ने भी 68 50 मुकम्मल कर ली हैं। सो जो रूट को बहुत ज़्यादा मुबारक हो, कांग्रेचुलेशन। जबकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के हिस्से में महज वो कहते हैं ना वही चीज़ें आई जो पहले वेस्ट इंडीज़ में आई और उसके बाद इंग्लैंड में आई, यानी कि मायूसी। जबकि ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान की जानब से ना ही पाकिस्तान का कैप्टन बेहतरीन परफॉर्मेंस दे पाया और ना ही पाकिस्तान का कोई मिडिल ऑर्डर में से बैट्समैन बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर सका और ना ही पाकिस्तान की जानब से कोई बॉलर अच्छी जो है परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर सका। जबकि अली उस्मान ने पहली इनिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 विकेट लेने के बाद ये कहा था कि हमारी टीम में इतना हौसला है कि ये वापसी जरूर करेगी। लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि पाकिस्तान की टीम ये जा वो जा और 37.2 ओवर में ऑल आउट हो गई। यूं पाकिस्तान को इस टेस्ट में 103 रन और एक इनिंग से शिकस्त का सामना करना पड़ा। जबकि अगर देखा जाए तो इस मैच के बाद टीम की स्टैंडिंग्स यानी कि टीम की पोजीशन तो इंग्लैंड 7वें नंबर पर है, जबकि अगर देखा जाए वेस्ट इंडीज 8वें नंबर पर और पाकिस्तान की टीम अगेन 9वें नंबर पर पहुंच चुकी है। एक मरतबा फिर माइक हैसन और जो हमारे आकब जवेद हैं उनको और जो हमारे इस क्रिकेट के चेयरमैन हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन तीनों हजरात को मेरी जानब से और अहले जो है ना वतन की जानब से बहुत ज़्यादा मुबारक हो, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर पाकिस्तान की टीम इस स्टेज तक पहुंची है। पाकिस्तान की टीम के जो हालात हैं, पाकिस्तान के पास ना ही इस वक्त T20 में कोई बेहतरीन प्लेयर हैं, ना ही ODI क्रिकेट में बेहतरीन यानी कि 50 ओवर की क्रिकेट में बेहतरीन प्लेयर हैं और ना ही टेस्ट क्रिकेट में बेहतरीन प्लेयर हैं। अगर आप इससे अंदाजा लगाएं कि अगर पाकिस्तान के पास ODI क्रिकेट में बेहतरीन प्लेयर्स होते तो पाकिस्तान का टेस्ट क्रिकेट में ये हाल होता। जबकि अगर बात की जाए इस टेस्ट सीरीज की तो इंग्लैंड ने पहला टेस्ट जीतकर इस सीरीज में 1-0 से बढ़तरी यानी कि कायम कर ली है, यानी कि इंग्लैंड एक मैच जीतकर
पाकिस्तान से आगे है। इसके बाद 2 टेस्ट मैच बाकी हैं। अगर पाकिस्तान एक आध मैच जीता है तो हो सकता है कि पाकिस्तान इंग्लैंड में ये सीरीज बराबर कर पाए, लेकिन जो प्लेयर्स के हालात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान के पास इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। जबकि अगर देखा जाए तो इंग्लिश मीडिया पाकिस्तान के प्लेयर्स के ऊपर तो तनकीद नहीं करता रहा, अलबत्ता पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के ऊपर उन्होंने ज़रूर कुछ बातें की। उन्होंने यही कहा कि गुज़श्ता 50 बरसों से जो बरसों तक जो टीम आती रही है पाकिस्तान की, वो इंतहाई मजबूत आती रही है, लेकिन गुज़श्ता 50 सालों के बाद ये जो टीम पाकिस्तान की इंग्लैंड में आई है ये इंतहाई कमज़ोर, लागर और इंतहाई निकम्मी है। इनके पास ना ही बॉलर्स हैं, ना ही इनके पास फील्डर्स हैं और ना ही इनके पास बैटर हैं। हाँ, हो सकता है कि खुदा ना खास्ता कोई एक आध बैट्समैन चल जाए तो वो बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाते जो इंग्लैंड के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो पहली इनिंग के पाकिस्तान 171 पर आउट हुआ। उसके बाद उसी पिच के ऊपर इंग्लैंड की टीम ने 409 रन किए। वही पिच थी जिसके ऊपर पाकिस्तानी बैटर्स को ये पिच बॉलिंग लग रही थी, वही पिच थी जिसके ऊपर इंग्लैंड के बैट्समैनों ने पाकिस्तानी बॉलरों का बरकस निकाला और इनको मार मार कर इनके मुंह लाल किए। जबकि ओवरऑल देखा जाए तो दूसरी इनिंग में भी पाकिस्तान की बैटिंग का वही हाल हुआ। पाकिस्तान की बैटिंग रेत की दीवार साबित हुई अगेन एंड अगेन। अगर ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान के पास इस वक्त वो कहते हैं ना कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है और उसके साथ प्लेयर्स की भी बहुत ज़्यादा कमी है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आते दिनों में या गुज़श्ता आने वाले दिनों में पर्ची के ऊपर प्लेयर्स को सिलेक्ट करता रहा और ऐसे ही परफॉर्मेंस देते रहे पाकिस्तान के प्लेयर्स, तो आने वाले यानी कि 2027 के बाद हो सकता है कि पाकिस्तानी टीम को वो जो कहते हैं ना वो खेलने पड़े मैचेस जिनके बाद वो किसी भी इवेंट में क्वालिफाई कर सके, यानी कि क्वालिफाइड राउंड खेलने पड़े जिनके बाद पाकिस्तान टीम किसी भी जो ना टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकेगी। अलबत्ता अगर देखा जाए तो पाकिस्तान से बेहतरीन क्रिकेट है वो है अफगानिस्तान की, जो है बांग्लादेश की और वेस्ट इंडीज़ की, ऑस्ट्रेलिया की, साउथ अफ्रीका की। जबकि अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की नंबरों के लिहाज से तो पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के आई थिंक 15वें-16वें नंबर पर मौजूद है। अलबत्ता ज़्यादा मैचेस खेलने की वजह से पाकिस्तानी टीम को एक मुकाम हासिल है। ओवरऑल अगर देखा जाए गुज़श्ता 5-6 सालों से पाकिस्तान के पास ना ही किसी बड़े इवेंट में बेहतरीन परफॉर्मेंस हो पाई है और ना ही किसी छोटे इवेंट में। अगर देखें तो इससे पहले पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज 2-0 से यानी कि वो कहते हैं क्लीन स्वीप होकर गई है। और ओवरऑल बात की जाए तो बांग्लादेश से पाकिस्तान वनडे सीरीज भी हारी है, T20 सीरीज भी हारी है। और उसके बाद बात करें तो पाकिस्तान की टीम ने वेस्ट इंडीज़ में बहुत ही मुश्किल से टेस्ट सीरीज को लेवल किया, यानी 1-1 से लेवल किया था, ड्रॉ किया था। उनके बाद अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की टीम अगर पाकिस्तान में ही खेले तो भी बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर पाती। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के पास प्लेयर ना होने के बराबर है। जो प्लेयर हैं वो सारे के सारे पर्ची याफ्ता हैं या पर्ची की तरफ से या किसी की सिफारिश के ऊपर उनको भर्ती किया गया है। जो टैलेंट है, जो ओरिजिनल टैलेंट है, उनको कहते हैं कि आप खेल नहीं सकते। जबकि अगर देखा जाए पाकिस्तान के लिए जो मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन खेल रहे हैं, सलमान अली आगा, साउद शकील, शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद रिजवान और उनके बाद अगर बात की जाए अली उस्मान, इन सब की अगर परफॉर्मेंसेस के ऊपर नज़र दौड़ाई जाए तो इनके पास डोमेस्टिक में भी कोई खास स्किल्स नहीं है और ओवरऑल देखा जाए तो इंटरनेशनल में भी इनके पास कोई खास परफॉर्मेंसेस नहीं है। अलबत्ता इन लोगों ने 1-1, 2-2 पारियां जरूर खेली हुई हैं पाकिस्तान की जानब से जो बेहतरीन थी, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का एक आध मैच जितवा गई हैं। ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान के पास इस वक्त ना ही मैच विनर प्लेयर्स मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान के पास महज पर्ची याफ्ता कूड़ा क्रिकेट और वो सिफारिश याफ्ता प्लेयर्स मौजूद हैं। बाकी अगर पाकिस्तान को अपनी क्रिकेट को बेहतरीन करना है तो मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान को पर्ची और सिफारिश के कल्चर को ख़त्म करना पड़ेगा और जो पाकिस्तान ने क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लगाना है वो भी क्रिकेट को समझता हो तो ही चेयरमैन लगेगा, अदरवाइज लगाया जाए। अदरवाइज पाकिस्तान की क्रिकेट का बुरा हाल करने में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का भी ज़्यादातर हाथ है। और उनके अलावा अगर बात की जाए तो आकब जवेद जब से पाकिस्तानी टीम के साथ जुड़े हुए हैं तो पाकिस्तान ने जीत तो कम हासिल की है, अलबत्ता हार बहुत ज़्यादा हासिल कर ली हैं। और माइक हसन के आने के बाद मजीद और पाकिस्तान की जग हो रही है। 2027 में साउथ अफ्रीका में 50 ओवर वर्ल्ड कप होने जा रहा है, जिनकी बेसिस के ऊपर पाकिस्तान में टूर्नामेंट करवाया गया था, वो चैंपियन कप जो जिसमें 7 मैचों पर मुश्तमिल वो टूर्नामेंट था। और उसमें भी पाकिस्तान के जो प्लेयर हिस्सा ले रहे थे, जो खेल रहे थे, वो भी काफ़ी पुराने हैं, उनके पास ना ही पेस है ना ही परफॉर्मेंस है। अगर देखा जाए तो उसमें भी वही प्लेयर आगे आए हैं, शदाब खान वो भी पर्ची प्लेयर है, नसीम शाह वो भी पर्ची प्लेयर है, शहीन शाह अफरीदी वो भी पर्ची प्लेयर है, और अगर देखा जाए शामिल हुसैन वो भी पर्ची प्लेयर है। और ओवरऑल देखा जाए तो उसमें जो सारे प्लेयर खेलते हुए नजर आए आपको वो सारे के सारे पर्ची याफ्ता प्लेयर थे। लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट का मोराल कब हाई होगा ये आप कुछ नहीं कह सकते, अलबत्ता ये जरूर कह सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हाल इससे भी बुरा और बद से बदतर होगा जब तक माइक हसन, आकब जवेद, मोहसिन नकवी जैसे लोग इस क्रिकेट के कल्चर में मौजूद हैं। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार लाजमी करते रहें। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।